देखिए फिर से गवर्नर जनरल, आपको पता है कि हम लोग देख रहे हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी आप पढ़ रहे हैं। जितने एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, या पहले से, आज से क्या 10 साल पहले भी जो एग्जाम हो रहे थे और आज के डेट पे भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उन सभी में आपसे जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है कि गवर्नर जनरल और उनके कार्य से, ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल के समय में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस बात से आपसे हमेशा इस चैप्टर से आपसे प्रश्न आते रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग कम से कम जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है और उनके जो महत्वपूर्ण काम है उनको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अलग से हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी इन गवर्नर जनरल से आपका सामना होता रहेगा। जैसे आप आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े या कर्नाटक पढ़े या बंगाल पढ़े, तो कौन गवर्नर है, कहाँ संधि हो रही है, तो हम लोग वहां भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अलग से एक जगह हम लोग पढ़ लेंगे तो आपके लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कॉर्नवालिस से। ना जी सर। आज आपको देखना है कॉर्नवालिस, ठीक है। ओके, 1786 से 93 इनका पीरियड है। 1786 से 93 इनका पीरियड है कॉर्नवालिस का, ठीक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आपको है कॉर्नवालिस पढ़ना। ये कॉर्नवालिस से हमको लगता है कि प्रत्येक 2 या 3 एग्जाम आप देंगे तो एक क्वेश्चन आपसे टकरा जाएगा जो कॉर्नवालिस से संबंधित होगा, ठीक है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। चल में हुआ ये है, कॉर्नवालिस जब इंडिया आएंगे तो इंग्लैंड से जो इनको भेजा गया, इनको एक विशेष काम के लिए भेजा ही गया था एक तरह से आप माने तो। हुआ क्या है कि इनके पहले, इनका पीरियड क्या 1786 आप आ रहे हैं, इसके ठीक पहले अगर आपको ध्यान हो 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक ना। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे वहां अलग से सारे एक्ट को एक जगह देखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो शांति व्यवस्था की स्थापना को रेखांकित किया गया, या जो शासन के पुनर्गठन का जो बात सामने आया कि शासन को पुनः से पुनर्गठन करना, तो इस उद्देश्य से ही कॉर्नवालिस को भेजा गया कि आप जाइए और भारत में जो कंपनी का शासन है उसको एक बार फिर से आप देखिए और उसको पुनर्गठित कीजिए। और विशेषकर इनको कहा गया कि आप जाके वहां कोई भूमि व्यवस्था देखिए, लैंड रेवेन्यू का क्या सिस्टम होगा ये स्थापित करने का प्रयास कीजिए। तो कॉर्नवालिस को भेजते के समय उन्हें जो टैक्स दिया गया था वो मुख्य रूप से था कि यहाँ की शासन व्यवस्था का एक बार फिर से पुनर्गठन कीजिए, उस पर विचार करें, और भू राजस्व व्यवस्था जो है उसका कोई निदान कीजिए। क्योंकि इसके पहले हम लोग भू राजस्व व्यवस्था पढ़े हैं, हेस्टिंग्स के समय में चल रहा था, 5 वर्ष से ठेका शुरू हुआ, 72 से 76 चला। फिर उन लोगों ने क्या किया, 1 वर्ष से ठेका प्रारंभ कर दिया कि प्रत्येक साल नीलामी हो रही है जमीन की। तो इसमें एक समस्या हो रहा था। समस्या क्या होगा, जब प्रत्येक साल नीलामी होगी जमीन का तो क्या होगा, इस साल जमीन का नीलामी मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया, अगले वर्ष ये नीलामी मेरे पास रहेगा या किसी और के पास जाएगा यह मुझको भी नहीं पता। तो वो व्यक्ति का इंटरेस्ट कृषि के डेवलपमेंट पे नहीं होगा। जब उसको ये पता ही नहीं है कि अगले साल वो उसका मालिक होगा या नहीं होगा, तो उसको कृषि के जो विकास होना चाहिए उस पर कोई अभिरुचि नहीं रही। उसका एकमात्र अभिरुचि रहा कि उस साल जिसने उसने नीलामी ली है उस साल वो लगान वसूल कर ले और फायदे में चला जाए। इससे क्या हुआ कि किसानों की समस्याएं बढ़ती चली गई और कृषि के विकास के लिए कोई काम नहीं हो सका। तो एक बड़ा समस्या था अंग्रेजों के लिए ये। तो ये कॉर्नवालिस को वहां से निर्देशित किया गया कि आप इंडिया जाएंगे तो कम से कम भू व्यवस्था के एक अच्छा समाधान खोजिए कि वहां भू व्यवस्था कैसे लागू होगी, ठीक है। तो कॉर्नवालिस इस डायरेक्शन के साथ इंडिया आते हैं कब, 1786 में, ठीक है। जब कॉर्नवालिस 1786 में आए तो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे सुधार के प्रयास किए, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे करके। कॉर्नवालिस के सभी सुधारों से प्रश्न आते हैं, ठीक ना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इनका एक सुधार है, बहुत सारे इनके सुधार रहेंगे, उसको हम न्यायिक सुधार को देखेंगे। न्याय व्यवस्था में इन्होंने जो सुधार करने का प्रयास किया, न्यायिक सुधार आप देखेंगे। एक महत्वपूर्ण सुधार इनका ये भी है और यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आपसे आएगा, ठीक है। तो पहले इन लोगों ने क्या किया, कॉर्नवालिस जब इंडिया आते हैं तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि जो जिला में कलेक्टर होते थे, जिला में जो कलेक्टर का पद है उसको क्या किया गया, सभी शक्तियां कलेक्टर को दे दी गई, ठीक है। पहले राउंड में जिले के समस्त शक्तियों को कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया, वहां पे केंद्रित कर दिया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस आएंगे, फर्स्ट पेज उनका है कि कलेक्टर को पावरफुल बना देना, ठीक है। अब इसके बाद न्याय में क्या सुधार करने का प्रयास किया इन्होंने, फौजदारी कानून। अब कलेक्टर्स दीवानी कानून देख रहे हैं, सभी शक्तियों का उनको हेड बना दिया गया। पहले एक लाइन को ये दिमाग में रखे, फिर आगे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे।
अब देखिए फौजदारी कानून पे क्या व्यवस्थाएं थी। तो कॉर्नवालिस के पहले फौजदारी कानून की व्यवस्था ये थी कि जिला स्तर पे कोई भारतीय व्यक्ति है जो भारतीय न्यायाधीश है, वो फौजदारी अदालतों में उन मामलों को सुनता था। ठीक है, तो इन फौजदारी कानून के लिए जो फौजदारी अदालतें थी, फौजदारी का मतलब आप समझते होंगे आप सब लोग, ठीक है, जो मारपीट झगड़े के संबंधित मामले आएंगे वो फौजदारी में जाएंगे। ठीक है, पुलिस से मामले फौजदारी, और दीवानी में आर्थिक मामले चलते हैं। तो फौजदारी अदालत में कौन न्यायाधीश होता था? तो कोई भारतीय ही न्यायाधीश था यहाँ पे। ठीक है, कोई भारतीय न्यायाधीश होंगे, इनके द्वारा फैसला जिला स्तर पे हो रहा था। अब इसने क्या किया, जब ये आएंगे तो ये फौजदारी अदालतें हैं इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब अब इनको बंद कर दिया गया। तो फौजदारी अदालतें जिला स्तर की जो भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा देखी जा रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसके स्थान पे क्या किया गया, अब बोला गया ये नहीं चलेगा, अब इसके जगह पे बोला गया कि भ्रमणशील अदालत होगा मेरा। ठीक है, भ्रमणशील अदालतें बनाई गई। अब ये कितनी थी, ये 4 भ्रमणशील अदालत इन लोगों ने इसमें बना दिया। ठीक है, 4 भ्रमण करने वाले अदालत बना दिए गए। इसमें से बंगाल के क्षेत्र में 3 था और बिहार में 1 है। ठीक है, 4 भ्रमणशील अदालतों का गठन कर दिया गया, बंगाल में 3 और बिहार में 1। ठीक है, इस तरह भ्रमणशील अदालत। अब आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया कि भ्रमणशील अदालतों का जो प्रारंभ है किसके समय हुआ। आप देख रहे हैं कॉर्नवालिस के समय में हुआ। फिर आपसे पूछ सकता है कितनी भ्रमणशील अदालतें गठित की गई, 4 गठित की गई, इसका भी डिवीजन जानेंगे। तो बंगाल में 3 और बिहार में 1 भ्रमणशील अदालत गठित कर दिया गया। ठीक है सर, भ्रमणशील अदालत में होता क्या था? हाँ सुनो, चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये भ्रमणशील अदालत है, नाम से स्पष्ट है, भ्रमणशील है मतलब मूव करेगा, वो कोई एक जगह फिक्स नहीं होगा। वो अदालत यहां से वहां दूसरे जिला में वो जाएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष क्या होंगे? अभी जो भ्रमणशील अदालत है, नाम ही है भ्रमणशील अदालत है। तो ये क्या करता है, एक पहले था जिला स्तर पर फौजदारी अदालत है, अब ऐसा नहीं है। अब बोला गया कि नहीं, भ्रमणशील अदालत बनाएंगे, बंगाल में 3 अदालत होगा और बिहार में 1 अदालत होगा। यही लोग घूमेंगे। ठीक है, और जो केस आएगा इनको मिलेगा। इसके अध्यक्ष, अब बोला गया कि इसके अध्यक्ष यूरोपीय होंगे। देखिए क्या चेंज आ गया, पहले फौजदारी अदालत को कौन देख रहा था, भारतीय न्यायाधीश। अब अदालतें ऊपर से तय हो गई कि भ्रमण करेंगी, वही जाके जिला में तय करेगा, मामला सुनेगा। इसके अध्यक्ष, भ्रमणशील अदालत के अध्यक्ष कोई यूरोपीय व्यक्ति होगा, मतलब यूरोपीय न्यायाधीश इसमें सामने आ गए। ठीक है, उसकी मदद करने के लिए एक काजी और एक मुफ्ती होगा। फौजदारी मामले में काजी और मुफ्ती का पद रहेगा भारतीयों का, जो उनको मदद करेगा। काजी और मुफ्ती इस अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होंगे भ्रमणशील अदालत का, उनकी मदद कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक, तो इस तरह से भ्रमणशील अदालत काम करने लगा। ये अदालतें, न्यायालय क्या करेंगे, जिलों का दौरा करेंगे और वहां जो नगद दंडनायक पर जो केस आ रहा है उसको जो ट्रांसफर करेगा, निर्देशित करेगा, उनको ये क्या करेगा, सुनेगा। ये भ्रमणशील अदालत सुनेगा और उसका फैसला करेगा। ठीक है, इस तरह से एक फौजदारी न्यायालय में ये चेंज आ गया, भ्रमणशील अदालत आ गया। इसके ऊपर, अब भ्रमणशील अदालत के ऊपर भी कोई अदालत होना है। ठीक है, तो सदर निजामत का अदालत होगा। किसका अदालत होगा? सदर निजामत। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि निजामत भी क्या है, ये फौजदारी मामला देखता है। ठीक है, सदर निजामत का अदालत होगा। ये कहां होगा? तो ये कलकत्ता में होगा। सदर निजामत अदालत कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में। इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के लोग होंगे। इस सदर निजामत का हेड हो गया गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के परिषद के लोग इसमें सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल इसका हेड हुआ, और इसको भी सलाह देने के लिए काजी और मुफ्ती होगा। गवर्नर जनरल को भी सलाह देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य काजी, तो हेड काजी है, और यहाँ पे इस तरह मुख्य मुफ्ती। ये लोग क्या करेगा, सलाह देगा गवर्नर जनरल को फौजदारी मामलों में। इसलिए सलाह दे रहा है कि भारतीय कानून, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ को भी इससे अवगत कराएगा कि क्या कानून यहाँ का बोलता है फौजदारी कानून के मामले में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखे क्या कि फौजदारी कानून में जिला स्तर के न्यायालय को खत्म करते हुए भ्रमणशील अदालतें प्रारंभ की गई, जिसके अध्यक्ष यूरोपीय होते थे। फिर हम लोग देखे कि इसके ऊपर सदर निजामत का अदालत हुआ, जो गवर्नर जनरल जिसको हेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट फेज था। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट फेज था कि कॉर्नवालिस आया और उसने कलेक्टरों को सारा अधिकार दे दिया। ठीक है, दीवानी अधिकार भी दे दिए, सारे पावर्स कलेक्टर के हाथ में केंद्रित कर दिया। 86 में जब वो आता है तब, लेकिन अगले चरण में उसमें परिवर्तन आएगा।
अभी न्यायिक सुधार इसका खत्म नहीं हुआ, हम लोग देखेंगे पहले पेज में वो क्या प्रयास करता है, इसके बाद फिर देखेंगे। अब कानवालिस संहिता उसने लागू की, आगे कानवालिस संहिता, ये बहुत आपसे पूछता है। कानवालिस कोड, कानवालिस संहिता या कानवालिस कोड इसको हम लोग बोलेंगे, ये कब का है, कानवालिस कोड कब आया, 1793, 1793 में कानवालिस कोड आ गया हम लोग के सामने, ठीक है। अब ये कानवालिस कोड में क्या है, ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होगा। कॉर्नवालिस कोड 1793 शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग अब देख रहे हैं, इसके पहले फर्स्ट पेज में इन्होंने क्या किया था, कलेक्टर के हाथ में सारी शक्तियां दे दी थी, कॉर्नवालिस ने ही। अब उसी कॉर्नवालिस के समय में आगे चल के 1793 में जब उसने कॉर्नवालिस कोड लागू कर दिया, तो कॉर्नवालिस कोड में कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक हाथ में हम पावर नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, शक्ति को अलग कर देंगे, शक्तियों का पृथक्करण है, ये सेपरेशन ऑफ पावर है। इसने क्या लागू कर दिया, अब कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर लागू होगा जुडिशरी में, ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में सारी चीजें अब नहीं रहेंगी। अब हम लोग इसको देखेंगे तो क्या किया इसने, अब ये कहेगा कि कर व्यवस्था, कर है और न्याय सिस्टम जो है, ठीक है, कर प्रशासन और न्याय प्रशासन दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अब इसने क्या कहा, कर प्रशासन और न्याय व्यवस्था जो अलग अलग होगा। ये कर व्यवस्था का हेड इसने कहा कलेक्टर होगा, इसका हेड कौन है, कलेक्टर रहेंगे, जिलाधीश कर व्यवस्था के हेड रहेंगे, कलेक्टर जो क्या है कर व्यवस्था का हेड है, और न्याय व्यवस्था का हेड अब कलेक्टर नहीं होंगे। न्यायिक और फौजदारी शक्तियां, न्याय मतलब दीवानी प्लस फौजदारी शक्ति इस कलेक्टर के हाथ से ले ली गई, ठीक है। जो भी इनके पास पावर्स था दीवानी और फौजदारी मामलों में, वो कलेक्टर से वापस ले ली गई। कलेक्टर को कहा गया कि अब के बाद आप कर व्यवस्था को संभालिए, ठीक है। लेकिन कॉर्नवालिस का बिल्कुल इसमें सीधा मानना था कि जो व्यक्ति कर व्यवस्था संभाल रहा है, टैक्स उगाही कर रहा है, टैक्स की व्यवस्था कर रहा है, अब उसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि दीवानी केस भी सुनिए। तो जो किसान या जो जमींदार इससे असंतोष होंगे कलेक्टर से, वो कोर्ट में आएंगे, कोर्ट में आएंगे तो हाँ कौन सुनेगा, फिर कलेक्टर ही सुन रहा होगा। तो ये उनको लगा ये सही नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ परिवाद पढ़ना है वही व्यक्ति फिर सुनवाई करेगा, तो ये न्यायिक व्यवस्था में उचित नहीं था। इसलिए कॉर्नवालिस ने क्या किया कि शक्तियां अलग कर दी, सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया। कर व्यवस्था तो कलेक्टर देखेंगे, लेकिन न्याय व्यवस्था मतलब दीवानी और फौजदारी जो कानून जो अदालतें थी उसको उसने चेंज कर दिया, तो अब कलेक्टर के पास पावर नहीं रहेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। शक्ति का पृथक्करण बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो कभी गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, जब अब न्यायिक अधिकार दीवानी और फौजदारी कलेक्टर के हाथ में नहीं रहा तो किसी को तो मिलेगा, स्पष्ट है, किसी ना किसी को देगा। तो मिला, किसको मिला, हम लोग इसको जानेंगे। जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज का कंसेप्ट है ये कॉर्नवालिस ने ही प्रारंभ किया। ये डिस्ट्रिक्ट जज का जो पद है उसका सृजन कौन कर रहा है, कॉर्नवालिस कर रहे हैं। कॉर्नवालिस के समय से डिस्ट्रिक्ट जज शुरू हुआ और दीवानी और फौजदारी मामले यहां से देखे जाने लगे, ठीक है। इस तरह जिलों में अब न्यायालय क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट हो गया, ठीक है। अब दीवानी अदालत के लिए लोगों ने क्या किया, पूरा एक क्रम ही स्थापित कर दिया। जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों में देखेंगे हम लोग, पहले देखिए दीवानी मामलों में क्या होगा, पूरा क्रम सेट किया न्यायालय का। कैसे सेट किया, तो पहले सबसे नीचे हुआ मुंसिफ की अदालत, मुंसिफ, अभी भी मुंसिफ ही है, सबसे निचला इकाई क्या अभी जुडिशरी का, अगर आप जानेंगे तो मुंसिफ ही है, ठीक है। अनुमंडल स्तर पे मुंसिफ ही बैठते हैं, सबसे निचली इकाई आज ही पीरियड पे आई है। तो मुंसिफ सबसे पहले न्यायाधीश हो गए जो मुंसिफ कहे जाएंगे। इनका मामला रहा कि 50 रुपया तक के मामले को सुनेंगे। कहां तक सुनेंगे, आपके लिए प्रश्न ही है। मुंसिफ दीवानी मामलों में 50 रुपया तक के जो मामले हैं वो मुंसिफ के द्वारा सुने जाएंगे, ठीक है। ये कौन हो सकता था मुंसिफ, तो ये भारतीय हो सकता है, क्लियर है, ये भारतीय बन सकता है मुंसिफ। 50 रुपया तक के मामले सुने जाएंगे जो भारतीय होंगे, क्लियर।
अब मुंसिफ के ऊपर कौन सुनेगा? तो रजिस्ट्रार होगा। कहा गया कि मुंसिफ के ऊपर रजिस्ट्रार का पद होगा, रजिस्ट्रार सुनेगा बात। तो रजिस्ट्रार को क्या पावर दिया गया? बोला गया 200 रुपया तक का मामला रजिस्ट्रार सुनेगा। ठीक है, अब यहीं से चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया कि अब भारतीय नहीं होंगे, यहाँ पे यूरोपियन न्यायाधीश ही होंगे। अब 200 रुपया का मामला रजिस्ट्रार सुनेंगे, जो कि कोई ना कोई यूरोपियन न्यायाधीश हो सकते हैं। भारतीय न्यायाधीश रजिस्ट्रार के पद पर अब नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हुआ कि रजिस्ट्रार के खिलाफ आपको अपील करना है, अपील में जाएंगे। मान लीजिए रजिस्ट्रार का कोई निर्णय हुआ, आप संतुष्ट नहीं हो तो अपील में जाएंगे। तो ये अपील कहाँ करेंगे? ठीक है, तो अपील करने के लिए ये जिला अदालत पहुंचेंगे। अब इनकी अपील आ गई जिला अदालत के स्तर पे। ये जो जिला अदालत गठित किया गया, मतलब क्या है? क्लियर हो गया कि जिला अदालत के नीचे दो क्रम है, एक मुंसिफ, दूसरा रजिस्ट्रार। इसके बाद में तीसरी श्रेणी में आ गए हम लोग जिला अदालत के पास। तो जिला अदालत, जिला न्यायाधीश सभी तरह के दीवानी मामले सुन सकते थे। क्लियर है? अब इन जिला के बाद क्या होना है? तो जिला के बाद इन लोगों ने तय किया कि प्रांतीय न्यायालय होगा। ठीक ना, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। मुंसिफ, रजिस्ट्रार, तो जिला न्यायाधीश हो गया। अब जिला के बाद हमको पढ़ना है कि जिला के बाद कैसे व्यवस्था चलेगा। तो जिला के बाद मेरा प्रांतीय न्यायालय होगा। ठीक ना, क्या होना है? प्रांतीय न्यायालय हुआ। कितने प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए? तो 4 प्रांतीय न्यायालय स्थापित कर दिए गए। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि प्रांतीय जो न्यायालय है उसका कंसेप्ट कब आया? कॉर्नवालिस के समय में आया। कितने प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए? तो 4 स्थापित किए गए। कहाँ स्थापित किए गए? अब आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि 4 जो प्रांतीय न्यायालय है वो कहाँ कहाँ बने। तो सिंपल सा इसको जगह को देख लें। पहला बना कलकत्ता, दूसरा बना मुर्शिदाबाद, तीसरा बना ढाका, चौथा बना पटना। ठीक है, 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक है, जिला के ऊपर हम आपसे शुरू किए हैं कि दीवानी मामलों में सबसे नीचे सुनने का जो इकाई है वो मुंसिफ का कोर्ट है। ठीक है, जो 50 रुपया तक का मामला सुन सकता है। इसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रार है जो 200 रुपये तक के मामले सुन सकते हैं। रजिस्ट्रार कौन होगा? तो यूरोपियन न्यायाधीश ही होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग आए कि रजिस्ट्रार के बाद अगर आपको जाना है तो आप जिला न्यायाधीश के पास जाएंगे। ठीक है, और जिला न्यायाधीश के बाद अगर अपील में जानी है तो आपके पास हुआ कि 4 प्रांतीय न्यायालय है। ये 4 क्या है? प्रांतीय न्यायालय है। जिला के ऊपर प्रांतीय न्यायालय हो गया 4। पहला कलकत्ता, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा ढाका, चौथा पटना। आप ये भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब ये प्रांतीय जो न्यायालय हैं ये कहां तक के मामले सुन सकते हैं? तो बोला गया कि 1000 तक के मामले सुन सकते हैं। 1000 रुपया तक का मामला ये प्रांतीय न्यायालय वाला लोग सुन सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अब प्रांतीय न्यायालय में अगर फैसला नहीं हुआ तब क्या होना? तब बोला गया कि इसके ऊपर होगा सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत ये कहाँ होगा? नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कलकत्ता में होगा। ठीक है, सदर दीवानी अदालत हो गया। अब ये मतलब टॉप अदालत हो गया, हाईकोर्ट की तरह ही हो गया। ये सदर दीवानी अदालत हो गया। इसको कौन सुनेगा? इसका हेड होगा फिर गवर्नर जनरल। कौन लीड करे, हेड करेगा इसको? तो गवर्नर जनरल इसको हेड करेंगे। ये कहां तक मामला सुन सकता है? तो ये मेरा 1000 से ऊपर का मामला सुनेगा। ठीक है, 1000 प्लस के मामले को सुनने का अधिकार किसको है? गवर्नर जनरल को है। कहां पे? सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में। ठीक है, अब है कि भाई इसके ऊपर भी कोई जगह था कि नहीं अपील का? सदर दीवानी अदालत, गवर्नर जनरल तक तो हम पहुंच गए। अगर इसके ऊपर भी किसी को अपील में जाना हो तो क्या हो सकता है? तो वो लगेगा आप जा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि 5000 प्लस। अगर 5000 रुपये से अधिक का कोई मामला है, 5000 से अधिक का मामला हर कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है, तब वो जाएगा सम्राट के पास। ठीक है, सम्राट शाह परिषद के पास वो मामला जाएगा। शाह परिषद सम्राट, सम्राट के परिषद मतलब राजा के पास, ब्रिटिश सम्राट के जो परिषद है शाह परिषद सम्राट के पास ऐसे मामलों की सुनवाई हो सकती है। 6000 के ऊपर के मामलों की सुनवाई शाह परिषद सम्राट के पास हो सकती थी। क्लियर है? अब आपका दीवानी जो न्याय सिस्टम है जो इसने कॉर्नवालिस ने जो लागू किया वो मैंने आपके पास रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि एकदम स्पष्ट हुआ होगा आपसे कि दीवानी मामलों में कलेक्टर के अधिकार को कर व्यवस्था तक सीमित कर दिया गया। दीवानी और फौजदारी मामले जिला न्यायाधीश द्वारा देखे जाने लगे। दीवानी मामलों में एक अदालत का क्रमशः बना दिया गया, मुंसिफ से शुरू किया गया, रजिस्ट्रार, जिला न्यायाधीश, प्रांतीय न्यायाधीश, सदर दीवानी अदालत,
तब 100% सम्राट, इतने चेन बने, ठीक है। 5000 से अधिक के मामले 100% सम्राट के पास जाएंगे। इसमें से जितनी बातें आई तो सभी आपसे पीटी फैक्ट्स है, सभी पीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। जितना मैंने आपसे जानकारी दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज का पद कब सृजित हुआ, मुंसिफ कितना का मामला सुनेगा, रजिस्ट्रार क्या सुनेगा, गवर्नर जनरल 1000 का, और सम्राट के पास कितने के मामले जाएंगे, तो 5000 से ऊपर के मामले सम्राट के पास जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला गया इसमें क्या, दीवानी मामले हम लोग चल रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर कौन सा लॉ लागू होगा, तो सिंपल सा हिंदू लॉ लागू होगा। मुसलमानों के ऊपर कौन सा लागू होगा, तो मुस्लिम विधि लागू होगी, मुस्लिम लॉ लागू होगा। क्लियर है। यहाँ पे जो लॉ की बातें हैं दीवानी मामलों में कह दिया गया कि हिंदुओं के ऊपर हिंदू का जो कानून है उनका चलेगा, और मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ ही लागू होगा, ठीक है। अब इन जिलों में जो यूरोपीय थे, जितने जिले में जिले न्यायाधीश बन गए, वहां पर रहने वाले यूरोपीय कहाँ होंगे, वो सब इसी न्यायाधीश के अंदर चलेंगे, इसी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के अधीन। मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का जो क्षेत्र है वो क्या हो गया, उसमें इंडियंस और यूरोपीय दोनों के मामले देखे जाएंगे, ठीक है। और सरकारी कर्मी जो होंगे, दो चीज बचा, भारतीय के मामले तो देख ही रहा है, यूरोपियों का क्या होगा, तो यूरोपियों के मामले भी यही अदालतें देखेंगी। सरकारी कर्मी का क्या हुआ, तो सरकारी कर्मी के मामले भी इन्हीं अदालतों के द्वारा देखे जाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग क्या समझ में आया, देखिए इसका मतलब क्या है। अब ये कह रहा है क्या कॉर्नवालिस कि भैया भारतीयों के मामले हिंदू मुस्लिम को तो सुनेगा ही, कोई व्यक्ति यूरोपीय है तो वो बोलेगा कि हम यूरोपीय हैं तो मेरे लिए अलग अदालत होगा, ऐसा नहीं है, यहीं सुनेंगे। कोई बोलेगा हम सरकारी कर्मचारी है तो मेरे लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, इसी न्यायालय में आपकी बात भी सुनी जाएगी, ठीक है। इसलिए कहा गया कि कॉर्नवालिस ने क्या लागू कर दिया, ये क्या कानून की विशिष्टता लागू की, सोवरनिटी ऑफ लॉ है, कानून की विशिष्टता। आपसे ये भी प्रश्न है, कानून की विशिष्टता, ठीक है, कानून की विशिष्टता किसने लागू कर दिया, कॉर्नवालिस ने, सभी को न्यायालय के नीचे ला करके, ठीक है। मतलब सुप्रीमेसी किसकी आ गई, विशिष्टता किसकी हो गई, कानून का हो गया। सोवरनिटी ऑफ लॉ या कानून की विशिष्टता का सिद्धांत किसने दिया, कॉर्नवालिस ने दिया। कॉर्नवालिस कोड किसने दिया, नाम ही से स्पष्ट है। कॉर्नवालिस कोड अगर पूछेगा तो ईस्वी पूछेगा 1793 पूछेगा। कॉर्नवालिस कोड का मूल आधार क्या था, आपका आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथककरण कॉर्नवालिस कोड का मूल आधार है, ठीक है। सोवरनिटी ऑफ लॉ किसका है, विशिष्टता, कानून की विशिष्टता का नियम कॉर्नवालिस का है। क्या नियम था कि इन अदालतों के नीचे भारतीय, यूरोपीय, सरकारी कर्मचारी सभी आ गए, ठीक है, सभी को उनका अधिकार क्षेत्र मानना था, ठीक। देखिए दीवानी अभी तक हम लोग देख लिए, हम लोग थोड़ा चेंज देखेंगे फौजदारी अदालत पे, ठीक ना। ध्यान से कीजिएगा, अगर आज हम लोग कॉर्नवालिस पे भी पकड़ा बना लीजिएगा तो हम आपसे बार बार दोहरा रहे हैं, हमेशा से प्रश्न होगा, जिस पे एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन टकराएगा। यहाँ पर फौजदारी न्यायालय में क्या होना, अब जिला न्यायाधीश को बोला गया कि अपराधियों को बंदी बनाने का अधिकार मिल गया। आपको पहले बता दिया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वही दोनों देख रहे हैं, फौजदारी भी और दीवानी भी देखेंगे ना। अब इनको बोला गया कि भैया ठीक है, अब आपको बंदी को, किसी भी अपराधी है तो अपराधी को बंदी बनाने का, अपराधी को अरेस्ट करने का अधिकार दिया गया। अपराधी को बंदी बनाने का आप निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, आज्ञा दे सकते हैं कि अपराधी को बंदी बनाया जाए, ठीक है। अब हुआ कि गंभीर जो मामले होंगे, ये तो देख ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे, लेकिन जो गंभीर मामले होंगे उसको कौन देखेगा, वो फिर मेरी जो भ्रमणशील अदालतें हैं, पता आपको ये गठन हुआ है, वो देखेंगे गंभीर मामलों को। गंभीर मामले कौन किसके द्वारा देखा जाएगा, भ्रमणशील अदालतों के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। सर्किट कोर्ट्स जो हैं, भ्रमणशील अदालत है, सर्किट कोर्ट्स हैं, ये देखेगा, उसके सामने पेश होगा, ठीक है। अभी सर्किट कोर्ट्स को क्या कहा गया, भ्रमणशील अदालत जो है उसको बोला गया कि आप मृत्यु दंड दे सकते हैं, गंभीर मामले देख रहा है ना, इसको मृत्यु दंड का अधिकार मिला। अब मृत्यु दंड का अधिकार किस कोर्ट को प्राप्त है, इन भ्रमणशील अदालतों को मृत्यु दंड का अधिकार था, लेकिन एक बात कहा दिया गया, अगर आप मृत्यु दंड देंगे तो उसकी पुष्टि लेनी पड़ेगी, कहां से, सदर निजामत से। कहां से पुष्टि लेगा, सदर निजामत अदालत से। तो सदर निजामत अदालत का हेड कौन होगा, आप सिंपल समझिए, वहां सदर दीवानी अदालत था, कौन हेड है, गवर्नर जनरल। यहाँ सदर निजामत, हम आपसे पहले भी बता चुके हैं, निजामत का मतलब ये, निजामत करते हैं हम लोग पुलिस व्यवस्था, फौजदारी व्यवस्था जो मामले हैं
उनको देखते हैं किसमें, निजामत में देखते हैं। तो फौजदारी मामला सदर निजामत कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की अनुमति से मृत्युदंड, पुष्टि से मृत्युदंड ये देगा, लेकिन पुष्टि किससे लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी किससे, सदर निजामत अदालत से। क्लियर। फिर अब मृत्युदंड अगर हो गया तो उसको क्षमा करने का अधिकार या कम करने का अधिकार, लघुकरण का अधिकार आज भी हमारे यहाँ है। किसको प्राप्त है, मृत्युदंड अगर किसी को मिल जाता है तो क्षमादान कौन कर सकता है, मेरे यहाँ प्रेसिडेंट क्षमादान कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लघुकरण कर सकते हैं उसका। तो ये अधिकार भी प्राप्त है, उस समय भी ये अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को, ठीक है, कि गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि मृत्युदंड को वो क्षमा कर सकते हैं या उसको कम, लघुकरण उसका कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक चला। अब यहां तक हम लोग अदालत देख लिए। अब फौजदारी कानून में भी इन लोगों ने कुछ चेंज लाया। फौजदारी कानून में जो परिवर्तन है वो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। 1790 में कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानून से उसमें परिवर्तन लाया, ठीक है। 90-93 के बीच में बहुत सारा कानून उसने बदल दिया, ठीक है। 1797 में जाकर 90 के 93 के बीच में क्या होगा, बदलाव आएगा, फौजदारी कानून में इसने चेंज लाया, ठीक है। 97 में 1797 ब्रिटिश संसद ने क्या किया, इन बदलावों को ओके कर दिया, अनुमति दे दी। कॉर्नवालिस के द्वारा जो बदलाव फौजदारी कानून में 1790 से 93 के बीच में लाए गए, ब्रिटिश संसद ने उसको अनुमति प्रदान कर दी, मतलब उसको उचित ठहरा दिया। कब, 1797 में। तो इस तरह कॉर्नवालिस के जो फौजदारी कानून में परिवर्तन है वो मान्य हो गए। क्या परिवर्तन था, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहले माना जाता था कि खासकर मुस्लिम्स में था ये कि फौजदारी कानून के मामलों में मुस्लिम लॉ लागू होगा। उनका था कंसेप्ट कि जो फौजदारी कानून पे मुस्लिम लॉ है वो देव निर्मित है, उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया, उसमें परिवर्तन लाया। कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें हम लोग इंग्लिश लॉ ही लागू करेंगे, मुस्लिम लॉ की कुछ चीजों को हम लोग हटाएंगे और कुछ चीजें बदल दी गई। जैसे क्या बदल दी गई, इसको देखिए। अब मुस्लिम लॉ में क्या था कि अगर किसी की हत्या हो गई तो हत्या के हथियार किस चीज से मारा गया, उसके ढंग, मतलब वो किस तरीके से मारा गया, ये बड़ा आधार बनता था सजा तय करने का, ठीक है। हत्या के हथियार और उसके ढंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब बोला गया कि हत्यारे की भावना मुख्य रूप से देखी जाएगी, ठीक है। किस पे अधिक बल होगा, हत्या के मामले में हत्यारे की भावना, ठीक है, उसके इसके पीछे की क्या इंटेंशन था, क्या भावना था, इसको देखा जाएगा, ठीक है। आज भी लॉ में जो चीज देखा जाता है, अपराध में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है इंटेंशन को ही, अपराधी का इंटेंशन क्या था, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से मारा, कुर्ता से ये अलग इशू है, लेकिन पहले सबसे अधिक इंटेंशन का वैल्यू है। तो ये कॉर्नवालिस ने ला दिया कि उसकी भावना को हम लोग देखेंगे, ठीक है। वरीयता किसको देंगे, उसकी भावना को देंगे, ना कि हथियार को या उसके ढंग को देंगे, ठीक। 2 नंबर पे क्या चेंज लाया, फिर से हुआ कि अब उस समय अगर कोई मामला आता था, हत्या हो गया, तो उसके जो अभिभावक है, जो मृतक है, उसके जो गार्जियन है, वो क्या करते थे, वो चाहे तो किसी को क्षमादान दे दिए और चाहे तो रक्त का मूल ले लिए। मतलब कोई किसी की हत्या कर दिया और रक्त का मूल मतलब जुर्माना दे दिया, हर्जाना दे दिया, केस खत्म, ठीक है। इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मृतक की अभिभावक की इच्छा से क्षमादान भी नहीं होगा और रक्त का मूल भी निर्धारित नहीं होगा। क्या है, रक्त का जो मूल निर्धारण होता था, मूल निर्धारण है, मतलब रक्त हो गया, किसी की हत्या हो गई है, तो क्या मूल्य होगा उसका, क्या जुर्माना होगा, इसको इसने बंद कर दिया। कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं नहीं, अभिभावक को रक्त का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार हम लोग नहीं दे सकते, अभिभावक को क्षमा का अधिकार नहीं दे सकते। क्लियर है। इस तरीके से ये पर बदलाव ले आया गया। फिर था अब मुस्लिम लॉ में कि अगर अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा अंग विच्छेद की होगी, अपराध के हिसाब से किसी का हाथ काटने का सजा होगा, किसी का पैर काटने का सजा होगा, ये भी वहां पर सजाएं थी। इसने कहा कि नहीं, अंग विच्छेद की सजा बंद हो जाएगी, अंग विच्छेद की सजा बंद कर दी गई, ठीक है। अंग विच्छेद की सजा क्या होगा, बंद कर दी गई। इसके जगह पे उसने कड़ी सजा लागू किया कि ठीक है, हम कड़ी कैद की सजा देंगे लेकिन अंग विच्छेद की सजा नहीं देंगे। क्लियर है। तो अंग विच्छेद की जो सजा है कॉर्नवालिस के समय ही फौजदारी कानून में बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मुस्लिम धर्म में एक चीज और थी, मुस्लिम धर्म मत बोलिए, मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लॉ बोलता था
कि हत्या के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ अपने धर्म वालों का ही साक्ष्य वैलिड है, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर गवाह देगा तो वैलिड नहीं है। कानवालिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। साक्षी के मामले में, मतलब गवाह के मामले में धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, धर्म विशेष का मामले पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या कह दिया इसने, साक्षी मतलब गवाह को हम लोग कर रहे हैं जो एविडेंस देने गया, तो उसका क्या धर्म है, धर्म विशेष का कोई प्रभाव होगा, नहीं होगा। पहले था ये कि साक्षी क्या होना चाहिए, मुस्लिम धर्म का ही होगा तभी गवाह दे सकता है, दूसरे धर्म वाला गवाह नहीं देगा। अब इसको कहा गया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, बल्कि साक्षी का कोई भी धर्म हो सकता है, हम लोग साक्षी का धर्म नहीं देखेंगे, उसका धर्म विशेष के आधार पे मामले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति गवाह दे सकता है। ठीक है, ठीक है, क्या से निकल के आया अभी तक आप, अभी तक अपने फिर से निष्कर्ष पे आइए। कॉर्नवालिस ने धर्मनिरपेक्ष कानून लागू करने का प्रयास किया, सही है गलत है? आप देख रहे हैं एक तरह से क्या धर्मनिरपेक्ष कानून से लागू किया उसने फौजदारी मामले में, कहा कि नहीं नहीं, धर्म में क्या लिखा हुआ है, धर्म की गवाही नहीं होगी, नहीं मानेंगे, धर्म विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मुस्लिम लॉ में है कि अंग विच्छेद की सजा हो सकती है, हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं होगा अंग विच्छेद का सजा। रक्त का मूल तय कर सकते हैं, बोला नहीं मानेंगे, अभिभावक रक्त का मूल नहीं तय कर सकते। क्लियर है? ठीक है, हत्यारे की भावना को देखेंगे, उसके हथियार को नहीं देखेंगे, लेकिन पहले मुख्य वरीयता कहां दे रहे हैं, हत्यारे की भावना को देंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग देख रहे हैं धर्मनिरपेक्ष लॉ लागू करने का उसका प्रयास रहा। इसी तरह फिर दूसरी विशेषता क्या थी, विधि की विशिष्टता सामने आई। आप देख रहे हैं विधि की विशिष्टता, सोवर्निटी ऑफ लॉ लागू किया उसने। क्लियर है? अगर यहां तक स्पष्ट है आपका, ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो उनके न्यायिक सुधार समाप्त हो गए। कॉर्नवालिस के द्वारा जो न्यायिक सुधार के प्रयास किए गए वो आप देख चुके। ठीक है, न्यायिक सुधार हम लोग देख लिए उसका, अब हम लोग उसके 2-3 सुधार को और देखेंगे। ठीक है, न्यायिक सुधार इसका महत्वपूर्ण सुधार था, जहां से हमेशा से प्रश्न होता है, ठीक ना, इसलिए आपको ये जानना जरूरी था। अब इसका है पुलिस सुधार। पुलिस व्यवस्था में इसने क्या चेंज लाया? देखिए, पुलिस व्यवस्था में इसने चेंज लाया कि पुलिस भी उस समय की बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी, तो इसने सबसे पहले एक प्रयास किया कि ठीक है, इनका भ्रष्टाचार रोको। देखा कि इनको ठीक है वेतन कम मिल रहा है तो कुछ वेतन बढ़ा दो, इस प्रयास किया उसने, इनको वेतन बढ़ा दो लेकिन भ्रष्टाचार को हमको रोकना है। ठीक है, ये पुलिस व्यवस्था में से सुधार के लिए प्रयास शुरू किए। ग्रामीण क्षेत्र में जो पुलिस के अधिकार थे, मतलब पुलिस का जो काम है कौन कर रहा होता था, जमींदारों के पास थे, जो जमींदार हैं उन्हीं के पास पुलिस के अधिकार भी थे। और कोई उनके क्षेत्र में डकैती हो गया, हत्या हो गया, तो जमींदार को बोला जाता था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, पुलिस के अधिकार भी जमींदारों को प्राप्त थे, और डकैती और हत्या के मामले में जमींदार ही रिस्पॉन्सिबल होते थे। कॉर्नवालिस ने बोला कि नहीं, ये नहीं होगा, जमींदारों के पुलिस के अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में छीन लिए गए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो जमींदारों को पुलिस के अधिकार प्राप्त थे क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पुलिस के अधिकार जमींदारों के हाथ से ले लिए गए, समाप्त कर दिए गए। जब समाप्त कर दिए गए तो ये भी बोला गया साथ में कि भाई अगर आपके क्षेत्र में डकैती होगा, हत्या होगा, तो उसका दायित्व भी आपका नहीं है। पहले उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता था, अब माना गया रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जमींदार का नहीं है, क्योंकि पुलिसिया का जो पावर्स था उनके पास उनसे ले लिया गया। क्लियर? तब कोई नया व्यवस्था होगा ना। तब उन लोगों ने अंग्रेज दंड नायक की व्यवस्था की। ठीक है, अंग्रेज दंड नायक को बोला, दंड नायक, अंग्रेज दंड नायक आया, इसको जिला का पुलिस भार दिया गया कि भाई जिला का जो पुलिस सिस्टम है, भार है, वो कौन, दंड नायक देखेंगे, अंग्रेज के दंड नायक देखेंगे। और प्रत्येक जिले में पुलिस की व्यवस्था की गई, प्रत्येक जिले में पुलिस की व्यवस्था की गई, पुलिस बल स्थापित किया गया, और वहां पे उनका एक हेड दारोगा बनाया गया, एक दारोगा का पद सृजित हो गया। ठीक है, प्रत्येक जिले में क्या हो गया, एक दारोगा का पद सृजित हो गया। अब ये पुलिस की व्यवस्था देखने का दायित्व अंग्रेज दंड नायक ने ले लिया, प्रत्येक जिले में दारोगा का पद सृजित हो गया, और 400 वर्ग मील के आसपास पे एक जिला उस समय तय कर दिया गया था कि एक जिला का ये इलाका होगा, और प्रत्येक क्षेत्र में दारोगा की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, इस तरह पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति, दारोगा की नियुक्ति, जिला स्तर पर पुलिस की व्यवस्था देखना प्रशासनिक विंग के द्वारा, जमींदारों को छोड़कर प्रशासन के द्वारा, ये किसने शुरू कर दिया, कॉर्नवालिस ने शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक, अब देखें इसके बाद इसका एक सुधार है, हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, कर संबंधी सुधार।
कर संबंधी सुधार को देखिए। कर संबंधी सुधार में मैंने आपसे शुरू में कहा कि कॉर्नवालिस जब इंडिया आएगा तो उसको जो निर्देशित किया गया था जो काम, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम इसको बताया गया था कि आप जाएंगे और वहां कोई भूमि व्यवस्था का हल खोजिए। भूमि व्यवस्था का उचित हल नहीं हो पा रहा है, तो कॉर्नवालिस जब यहाँ आएगा तो उसने भूमि व्यवस्था का यहाँ हल खोजने का प्रयास किया और खोजा, और कॉर्नवालिस के द्वारा जो व्यवस्था लागू हुई वो आपकी आजादी तक चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए आप समझ सकते हैं उसकी व्यवस्था ही चली है। तो कॉर्नवालिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, इसमें होना क्या है, आपको पता है कि एक वर्षीय व्यवस्था थी, 76 से लागू चलते रहा, 90 माह के 86 में कॉर्नवालिस आ गया। 1790 माह के कॉर्नवालिस ने कहा कि हम जमींदार को भूमि का स्वामी मानते हैं। जमींदार क्या हो गया, भूमि का स्वामी। 1790 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया। शर्त लगाया, क्या शर्त होगा, जमींदार भूमि के मालिक हो गए। क्या शर्त हुआ कि प्रति वर्ष वो लगान देंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस को शर्त वार्षिक कर देंगे और वो जमींदार रहेंगे। वार्षिक कर देने के लिए बोला गया, कर देना था, और जमींदारों को भूमि का मालिक स्वीकार कर लिया गया। कब, 1790 में। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे। 1790 में कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था लागू कर दिया, जिसमें कहा गया जमींदार भूमि के मालिक होंगे, शर्त होगा कि प्रत्येक साल वो कर देंगे, और कहा गया कि 1/11 भाग ठेके के रूप में रखेंगे। 1/11 भाग जमींदार के पास जो ठेका मिल रहा है 10 साल का, कब, कितने दिन का, 1790 में इसको कहा गया 10 साल के लिए। कितने दिन के लिए लागू किया गया, 1790 में कॉर्नवालिस ने जो भू व्यवस्था लागू की वह 10 वर्षों के लिए थी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, वह 10 वर्षों के लिए थी। अस्थायी बंदोबस्त किसका है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े हैं इसको। अस्थायी बंदोबस्त किसका है, कॉर्नवालिस 1700 कॉर्नवालिस का ही है। ठीक है, 1700 कब का, कब लागू हुआ अस्थायी बंदोबस्त, 93 ठीक है, आप जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, 1793 का। हम इसलिए आपको यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं केवल, अब इससे कंफ्यूज मत कीजिए। कॉर्नवालिस ने पहली व्यवस्था कब की, 1790 में, किसके साथ, जमींदारों के साथ। ठीक है, वार्षिक देंगे, 1/11 भाग रखेंगे। कब, कितने दिनों के लिए, 10 साल के लिए था। ठीक है, लेकिन इसी व्यवस्था में एक नया परिवर्तन उसने लाया, कब, 1793 में। क्या कहा दिया, कहा कि यह अब अस्थायी हो गया, अस्थायी व्यवस्था का भी ये नहीं बदलेगा, जब हमेशा के लिए जो 10 साल की अवधि थी उसको क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया। इसलिए इसका नाम पड़ गया परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी व्यवस्था। परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ, 1793। इसमें 90 मत आंसर मारिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। परमानेंट सेटलमेंट पूछेगा, अस्थायी बंदोबस्त पूछेगा, 1793। ठीक है, कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था 1790 में जो लागू किया वो कितने वर्षों के लिए था, उसमें आप अस्थायी बंदोबस्त मत आंसर कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछ देगा कि कॉर्नवालिस ने 1790 में जो भू व्यवस्था लागू की वो कितने वर्षों के लिए थी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अस्थायी। ठीक है, तो आप समझिएगा ये 10 साल के लिए था। ठीक है, इसको 1793 में 1793 में उसने परमानेंट घोषित कर दिया, अस्थायी कर दिया, और ये अस्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में लागू हुआ। क्लियर है। ठीक, अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग डिटेल में कहां पढ़ेंगे, यहाँ भू व्यवस्था पढ़ेंगे वहां पे, यहाँ पे इतना पे हम लोग आपको रोक रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसने व्यापार के क्षेत्र में कुछ चेंज लाया, इसको देखेंगे। आज हम लोग कॉर्नवालिस करके ही छोड़ देंगे। व्यापार में क्या चेंज लाया, तो आप देखे होंगे कि हेस्टिंग्स के समय भी उसने निजी व्यापार पे रोक लगाया था, उपहार पे रोक लगाया था, गिफ्ट लेने पे रोक लगाया था, लेकिन पूरी तरह वो रुक नहीं सका। ठीक ना, कॉर्नवालिस ने इसको फिर से दृढ़ता से लागू किया, कहा कि नहीं, कोई अंग्रेज जो है निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, उपहार नहीं लेंगे, कोई घूस नहीं लेंगे, ये सब चीजें बंद कर दी कॉर्नवालिस ने, अस्थायी तौर से इस पे प्रतिबंध लगा दिया कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लेकिन फिर उसको लगा कि जब ये क्यों ऐसा कर रहा है, अंग्रेज अधिकारी आते हैं निजी व्यापार करने लगते हैं, उपहार लेते हैं, घूस लेते हैं, तो कॉर्नवालिस को लगा उनका वेतन कम है। उसने इस समस्या पे भी विचार किया और वेतन में वृद्धि की। जो अधिकारी थे यहाँ पे, इसकी वेतन में इसने वृद्धि की है। तो वेतन में वृद्धि तो हो सकता है आपसे नहीं पूछे, ठीक है, लेकिन आप जानिए वेतन में वृद्धि की, और साथ में कलेक्टरों के लिए एक व्यवस्था दे दी। कलेक्टर को कहा कि जो आप वसूलिएगा करना, उसमें 1% आपका कमीशन हुआ जाइए। सरकार ने 1% कमीशन देने की बात स्वीकार कर ली कलेक्टर को। ठीक है, 1% कमीशन आपका
वेतन भी बढ़ा के 1500 कर दिया गया था और 1% कमीशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये व्यापार में उसने क्या लागू किया, निजी व्यापार, उपहार, घूस, इसको बंद करवा दिया। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग एक चीज और जानेंगे, बस कॉर्नवालिस खत्म ही है आपका, कि कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सिविल सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? सिविल सेवा का जन्मदाता या सिविल सेवा का पिता, जो शब्द आपसे पूछे, सिविल सेवा का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस है। ठीक है, कॉर्नवालिस क्या है? सिविल सेवा का जन्मदाता, पुलिस सेवा का जन्मदाता। पुलिस तो आप देख ही लिए हैं। ठीक है, पुलिस सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता दोनों कौन है? तो दोनों कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्लियर? देखिए, सिविल सेवा का नींव प्रारंभ किसने किया? तो ऐसा नहीं है कि कॉर्नवालिस के समय पद बना, कॉर्नवालिस के पहले सिविल सेवा के पद बन गए थे, वो वारेन हेस्टिंग्स के समय बन गए, उसकी नींव रखा गई। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, उसका नींव के सेंस में क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, एक दो एग्जाम्स में आया होगा, पीसीएस में तो नहीं दिखता। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स पे है, लेकिन जैसे वो पूछेगा इसके जनक हैं, इसके जन्मदाता हैं, इसके पिता हैं सिविल सेवा के, तो आप बिल्कुल आंसर कीजिएगा कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा का जन्मदाता है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो क्या सिविल सेवा कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुई? कॉर्नवालिस को हम लोग क्या मान रहे हैं? सिविल सेवा का जन्मदाता। तो सिविल सेवा क्या कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ हुआ? सिविल सेवा कब शुरू हुआ जी? किसी को पता है? सिविल सेवा कब प्रारंभ होना है? सिविल सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो एग्जाम सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हम जानना चाह रहे हैं। सिविल सेवा मैंने आपसे बता दिया कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, पहले पद वहां बन गया। अब कॉर्नवालिस के समय भी सिविल सेवा का, तो सिविल सेवा के लिए एग्जाम कब शुरू हुए? सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो स्मिता कुमारी 1793 नहीं, 95 सर, 95। कंफ्यूज मत कीजिए। देखे फिर से आपको रिपीट कर दो, सिविल सेवा के जो पद हैं वो कॉर्नवालिस के पहले शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि कॉर्नवालिस के समय पहली बार कोई सिविल सेवक बना, ऐसा नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स के समय बन गया। क्लियर? उसके बाद क्या होना है? कॉर्नवालिस के समय हम लोग क्या देख रहे हैं? ये गठन किया फिर से। अब देख रहे हैं इसने सिविल सेवा मतलब प्रशासनिक जो इकाई उसका फिर से गठन किया, कलेक्टर्स को अलग से अधिकार दिए ना, फिर जुडिशरी में चेंज लाया, पुलिस व्यवस्था ले आया। ठीक है, कर व्यवस्था को उसने अलग कर दिया, कर व्यवस्था के अलग से पूरी सिविल सेवकों की बहाली की गई। ठीक है, तो ये सिविल सेवा का जो पुनर्गठन है, मतलब भारत में जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन करने का काम कॉर्नवालिस ने किया, इसलिए इसको सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कलेक्टर का पद कॉर्नवालिस के समय बना, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके पहले भी कलेक्टर है। क्लियर है? ये इसलिए माना गया कि इसने प्रशासनिक व्यवस्था को भारत में पुनर्गठित किया, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, इनको फिर से पुनर्गठित करने का काम किया, इसलिए सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब जहां तक बात बची सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का, तो ये 1853 से शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू होगा कॉर्नवालिस का समय एग्जाम, अभी सीधा इंग्लैंड से रिक्रूट होकर आ रहा है। ठीक है, 1853 में शुरू होगा सिविल सेवा का एग्जाम, डलहौजी के समय। हाँ, प्रतियोगिता परीक्षा इसके लिए अगर आप जानेंगे तो सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 1853 शुरू हुआ। ठीक है, अब उसी में एक चीज हम लोग से हमेशा पूछता है, हम लोग जानना भी चाहिए कि हम लोग के यहाँ प्रथम आईसीएस नाम था उस समय, उसमें आईएएस नहीं, क्या नाम था? आईसीएस, प्रथम आईसीएस सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर सर। सॉरी सर, सत्येंद्रनाथ बनर्जी नहीं, बनर्जी नहीं, ठीक है, एसएन बोस, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर होंगे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर होंगे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए पहले जो आईसीएस इंडियन जो कंप्लीट करेंगे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर होंगे। 1853 में जो एग्जाम शुरू हुआ था वो कहाँ होता था? वो इंग्लैंड में होता था, भारत में एग्जाम का सेंटर नहीं था। क्लियर है? जो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू होगी वो इंग्लैंड में आयोजित की जाएंगे, लंदन में होता था एग्जाम्स। भारत में प्रतियोगिता परीक्षा कब से आयोजित होने लगा? भारत उसका सेंटर बनने लगा कब से? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता, हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। यहाँ आ गया तो हम लोग चर्चा में ले आए। ठीक है,
स्मिता 1926 नहीं, आसपास में आप हैं, 26 नहीं है, 1923। ठीक है स्मिता, 1923 में होगा। ठीक है, 1923 से सिविल सेवा के जो एग्जाम्स के सेंटर्स भारत में होने लग गए। मतलब इस तरह से हम लोग कहाँ पर निष्कर्ष पे पहुंचे कि वारेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखती, सिर्फ नींव नहीं बोलिए, सिविल सेवा के जनक बने, पितामह बने और जन्मदाता माने जाते हैं कौन? सिविल सेवा के ये कॉर्नवालिस। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का समय शुरू हो गया था, लेकिन इसके जन्मदाता, इसके जनक, इसके पिता कॉर्नवालिस माने जाते हैं। तो पुलिस सेवा की और सिविल सेवा दोनों का जन्मदाता पूछेगा तो आपका आंसर कॉर्नवालिस ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए कॉर्नवालिस हम लोग का यहाँ पे समाप्त है। अब इसका एक लाइन कॉर्नवालिस पर जानेंगे। 18 इस लौट गया, कॉर्नवालिस इंग्लैंड चले जाएंगे। 1805 में दोबारा कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के इंडिया आएंगे। ठीक है, अभी कहां तक है? 93 तक है। 1805 में दोबारा लौट के आए, लेकिन 1805 में जब ये लौट के आएंगे बीमार पड़ गए और बीमारी की स्थिति में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पे? गाजीपुर यूपी में। इनकी मृत्यु कहां हो गई? गाजीपुर में। वहीं इनका गाजीपुर यूपी, वहीं पे इनका दाह संस्कार कर दिया गया। तो मात्र एक गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिनका यहाँ पर समाधि है, वो है कॉर्नवालिस, गाजीपुर में। ठीक है, कॉर्नवालिस का समाधि कहाँ है? अब गाजीपुर में है, गाजीपुर यूपी। ये पूछता है, और पूछता है तो आप अंदाज से नहीं पहुंच पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तब, क्योंकि गाजीपुर को ऐसा महत्वपूर्ण जगह है नहीं इस समय। आप कलकत्ता सोचिएगा, मुर्शिदाबाद सोचिएगा, पटना सोचिएगा, लेकिन इनकी मृत्यु गाजीपुर में होगी, वहीं इसकी समाधि कॉर्नवालिस की है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग का कॉर्नवालिस खत्म हो गया है। कॉर्नवालिस हम लोग का जितना तक जानना था जान गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। मतलब जब हम लोग भू राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे होंगे अलग से, वहां हम लोग कॉर्नवालिस को फिर से देखेंगे। ठीक है, आज कॉर्नवालिस का यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे। हमको लग रहा है कि आज आप लोगों को छोड़ देते हैं यहाँ पर,